The next topic is accounts and records. गाइस देखो, ये ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर शायद ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए, बट ठीक है, दिया है तो फटाफट आपको समझा देता हूं। एक 2-3 पेज में मैंने इसको समराइज किया है, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड हम लोगों को मेंटेन करना क्यों जरूरी है। बहुत सिंपल है गाइस, देखो यहां पे पूरा सेल्फ असेसमेंट बेस्ड टैक्स है। आपको मालूम है कि आपको खुद ही को रजिस्ट्रेशन लेना है जब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के ऊपर चले जाए, राइट। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको खुद को ही एसर्टन करना है कि हम लोगों का टर्नओवर फलानी चीज से एक्सीड हो गया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, रिटर्न कब भरना है, कौन कौन से बुक से कैसे कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, ये सब आपको खुद को करना है, राइट। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, ताकि अगर हम आपको पूछते हैं, स्क्रूटिनी होती है, तो हमें भी पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या मेंटेन किया और उसमें क्या क्या एंट्री ली, राइट। तो देखो आप दिया आपको जीएसटी सेल्फ असेसमेंट बेस्ड टैक्स सिस्टम ड्यू टू दिस taxpayer maintain the various books of account and record so as to enable the proper officer to assess his tax liability or refund and other aspects। तो टैक्स ऑफिसर को समझेगा भाई इसका रिफंड है या टैक्स पेबल है, कुछ तो पता चले, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना है। तो क्या क्या है देखो, व्हाट टू मेंटेन एज रिगार्ड्स टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या क्या मेंटेन करना है। तो देखो इनपुट, अब नॉर्मल आप इमेजिन करो, वैसे ही समझ जाएंगे। इनपुट के केस में क्या, आप जो परचेस करोगे उस पे आप आईटीसी क्लेम करोगे, है ना, परचेस इनवर्ड सप्लाईज। तो इनवर्ड सप्लाईज आपको मेंटेन करना है, कितने रुपए का आपने इनवर्ड सप्लाईज किया, उसके पूरे बिल्स, वैल्यू और उसके ऊपर कितना आईटीसी अवेल किया, राइट। देन प्रोसेस में अगर है तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, कोई गुड्स प्रोसेस में आपके दो, स्टोरेज, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, स्टॉक ऑफ द गुड्स, उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और आउटपुट में क्या, आउटवर्ड सप्लाईज जो आप सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, एंड उसके ऊपर कितना टैक्स पेबल है आउटपुट सप्लाईज के ऊपर, राइट। तो ये इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटवर्ड सप्लाईज के केस में सिंपल एकदम, आप परचेस करेंगे तो इनवर्ड सप्लाईज के रिकॉर्ड्स, ताकि आरसीएम में पे करना है क्या वो भी पता चल जाएगा, रिवर्स चार्ज में, या आपने कितना क्रेडिट लिया है वो पता होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू होना चाहिए इनपुट की, तो वो भी हमको मिल जाएगा फिर, राइट। देन की टू रिमेंबर द प्रोविजन, सिंपल, कोई खास नहीं। देन रिकॉर्ड्स एज पर सेक्शन 56 क्या क्या है देखो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स, क्या क्या गुड्स आपने इंपोर्ट किए, एक्सपोर्ट किए, क्योंकि इंपोर्ट पे आपको रिवर्स चार्ज में भरना है, एक्सपोर्ट पे आपका टैक्स माफ किया है या आपको रिफंड दिया जाता है, तो उसके लिए रिकॉर्ड्स लगेंगे। टैक्स पेड अंडर आरसीएम, कितना टैक्स आपने पे किया, उसकी वैल्यू क्या है, एडवांस कितना रिसीव किया, एंड एडजस्टेड रजिस्टर, है ना, मतलब क्या कि एडवांस आपने रिसीव किया तो एडवांस पे सर्विसेज के केस में जीएसटी, गुड्स के केस में नहीं। और फिर जब बाद में फुल बिल बनता है, जो पूरा बिल बनेगा, तो एडवांस उसके साथ आप एडजस्ट करोगे, तो इसलिए वो रजिस्टर भी लगेगा। कमोडिटी वाइज स्टॉक डिटेल, तो आपके शॉप में गोडाउन में 10 कमोडिटी है, तो अलग अलग कमोडिटी के कितने कितने ओपनिंग है, कितना परचेस किया, कितना सेल किया और क्लोजिंग कितना, इसका पूरा डिटेल लगेगा। लॉस्ट अगर कोई हुए, डिस्ट्रॉयड हुए, राइट ऑफ किया आपने या फ्री सैंपल्स बांटे, उसके पूरे रिकॉर्ड्स, ये सब आप लॉजिकली लिख सकते हो एग्जाम में। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल, आरसीएम में कितना किया, टैक्स आपने कलेक्ट किया है क्या, पेड इनपुट टैक्स कितना लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कितना किया, ये सब डिटेल। नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट, किसको आप सप्लाई कर रहे हो, किससे गुड्स परचेस कर रहे हो। कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर द गुड्स हैव बीन स्टोर, गुड्स कहां पे स्टोर किए आपने, रजिस्टर्ड ऑफिस में किए या वेयर हाउस में किए, गोडाउन में किए, उसका डिटेल। रजिस्टर टैक्स इनवॉइस, रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा टैक्स इनवॉइसेस का। क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, डिलीवरी चलान्स रहते, अगर आप गुड्स जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो तो आपको डिलीवरी चलान, क्योंकि जॉब वर्कर को पास भेजेंगे तो इनवॉइस तो नहीं फाड़ेंगे आप, क्योंकि सप्लाई नहीं है, तो ऐसे केस में डिलीवरी चलान इशू करना पड़ता है, राइट। कंपोजिशन पर्सन नॉट टू मेंटेन द फॉलोइंग 2 डिटेल्स, इनको जरूरी नहीं है क्या, स्टॉक वाइज डिटेल मेंटेन करना जरूरी नहीं, और टैक्स डिटेल, क्योंकि इनका तो सीधा 1% से भरना है या 5% से भरना है, तो इनको टैक्स डिटेल मतलब इनपुट वगैरह की डिटेल रखने की जरूरत नहीं है, और स्टॉक की भी डिटेल रखने की इनको जरूरत नहीं, राइट, सिंपल। अब ये स्टॉक्स कहां मेंटेन करना है आपको, बुक्स का, सॉरी स्टॉक नहीं, बुक कहां मेंटेन करना है देखो, एक तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, जहां पे आपका रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस है जीएसटी में, वहां पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सर अगर हमारे नाम के बुक्स कहीं और मिले तो, मतलब हमने हमारे रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस में नहीं रखा, जैसा रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस ऑफिस है
लेकिन हमने मान के चलो घर में बुक्स को रखा क्योंकि कुछ गड़बड़ थी उसमें, तो ऐसे केस में फिर आप वहां से जो बुक्स मिलेंगे उसको भी ऐसा माना जाएगा कि वो आप ही के बुक्स है। नहीं तो आप तो बोलेंगे सर कि देखो जो रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस में वो बुक्स ऑफ अकाउंट, तो हम रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस में कुछ रखते ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो देखो वहां पे लिखा वेयर टू मेंटेन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर गोडाउन ब्रांच है आपकी तो अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड द डॉक्यूमेंट्स और द बुक्स ऑफ अकाउंट फाउंड एट एनी अदर प्लेस अदर देन द मेंशन इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम्ड विद द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, और भी कहीं रखे आपके घर में रखे तो माना जाएगा वो असेसी के ही बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल। अब देखो ये इतने सारे लोग हैं, इन लोगों को क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है एक बार रीड करके छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में तो आप वैसे ही लिख पाओगे, नाम से लिख पाओगे। तो अभी एक एक करके मैं बताता हूं। देखो पहला है एजेंट। अब एजेंट ने क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, सिंपल है, कौन से गुड्स प्रिंसिपल से मिले, कौन से गुड्स एजेंट ने सप्लाई किए, उसका अथोराइजेशन है क्या एजेंट के पास गुड्स सप्लाई करने का ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये सब डॉक्यूमेंट। तो देखो अथोराइजेशन रिसीव्ड बाय एजेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल टू रिसीव और सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सच अ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ने अथोराइजेशन दिया है कि मेरे बिहाफ में गुड्स सेल कर। डिस्क्रिप्शन गुड्स का वैल्यू ऑफ द गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड एंड सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, क्या वैल्यू के गुड्स मैंने प्रिंसिपल के बिहाफ में बेचे। डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड बाय एवरी प्रिंसिपल एंड उसके ऊपर टैक्स कितना पे किया ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, कितना कितना टैक्स पे किया, क्रेडिट कितना किया, क्लेम किया, ये सब डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा एजेंट को, राइट, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल जो भी काम करेगा उसको। देन नेक्स्ट इज क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, ये भी एक प्रकार के एजेंट्स है, तो कौन से गुड्स हैंडल्ड वगैरह कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल देना पड़ेगा। देखो मेंटेन द ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ में सब गुड्स हैंडल कर रहे हैं। एंड शैल प्रोड्यूस द डिटेल्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, क्या क्या गुड्स हैंडल किए रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ में, प्रॉपर ऑफिसर जब मांगेगा इनको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। बस ये लोग है अलग अलग कौन कौन से रिकॉर्ड्स और बुक्स इनको मेंटेन करना दिया। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को क्या क्या मेंटेन करना है, देखो सिंपल, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स showing the quantitative details of raw material or services used in manufacture and quantity details of the goods manufactured indicating the waste of the product thereof, waste क्या है, कितने गुड्स लाए हमने, मैन्युफैक्चरिंग के पूरे क्वांटिटेटिव डिटेल्स, प्रोडक्शन में कितना लगा क्या लगा वो सब देना पड़ेगा। और सर्विस प्रोवाइडर को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंट शोइंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज्ड इन प्रोविजन ऑफ सर्विस, जैसे मैं सर्विस दे रहा हूं तो मुझे कितने मार्कर पेन लगे, है ना, ये सब डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर सर्विस प्रोवाइड, मैन्युफैक्चर है तो जो गुड्स मैंने इमेजिन करो ना, मैन्युफैक्चरर है, इनपुट लाए, कितनी क्वांटिटी लाए, कितनी स्टॉक में कितनी चोरी हो गई, कितनी वेस्ट हो गई, इतने इनपुट से उतना आउटपुट बना, ये सब आप मन से भी लिख सकते हो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या कि अपने बिहाफ में कोई काम कर रहा है जो गुड्स भी यूज कर रहा है और सर्विसेज भी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर। द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, देखो मैंने बोला अपने बिहाफ में काम कर रहा है तो किसके बिहाफ में काम कर रहा है उसका डिटेल। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट कितना मिला उसको, ये सब डिटेल। और सप्लायर फ्रॉम हुम द गुड्स आर, मतलब वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर ने किससे गुड्स परचेज किए, कौन सप्लायर उसका, ये सब डिटेल। ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउसेस और ट्रांसपोर्टर वेदर और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी वेयर हाउस कीपर को या ट्रांसपोर्टर को ये सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। बहुत सिंपल है, देखो क्या, ट्रांसपोर्टर के लिए पहले ट्रांसपोर्टर टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड एंड गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट बाय हिम, कौन से गुड्स उसने ट्रांसपोर्ट किए, डिलीवर कौन कौन सी जगह किए, और अभी भी ट्रांजिट में कौन कौन से, तो जो चल रहे हैं, जो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर दी, ये सब की डिटेल। अब वेयर हाउस कीपर देखो, ओनर और ऑपरेटर ऑफ द वेयर हाउस और गोडाउन शॉल मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड फॉर विच गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस, डिस्पैच कब हुए, मूवमेंट, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ये सब डिटेल। जैसा मेरा वेयर हाउस है, मेरे वेयर हाउस में आके लोग क्या रखते हैं, फिश रखते हैं, पोटैटोज रखते हैं, चिली रखते हैं, तो कब ये गुड्स लाए उन्होंने उसकी पूरी डिटेल, उस जिसने रखा उसकी पूरी डिटेल, कितने दिन तक मेरे गोडाउन में
वेयर हाउस में उसकी पूरी डिटेल देना पड़ेगा. द ओनर और द ऑपरेटर ऑफ गोडाउन स्टोर्स द डिटेल इन सच अ मैनर कैन बी आइडेंटिफाइड आइटम वाइज एंड शॉल फैसिलिटेट द फिजिकल वेरिफिकेशन. उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी डिपार्टमेंट वाले करे तो फिर वो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, प्रॉपर लगा के रखना चाहिए. अब ये रिकॉर्ड कितने दिन तक मेंटेन करना चाहिए, पीरियड ऑफ मेंटेनेंस देखो तो जनरली 72 मंथ्स तक. 70, लेकिन कहां से 72 मंथ्स, तो मैं आपको बता दूं. देखो ये आपका ईयर है, इट्स से 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, राइट, यहां तक ईयर. इसका एनुअल रिटर्न आपको मालूम है कब तक भरना है, एनुअल रिटर्न भरना है. लेट से नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, ये ईयर का एनुअल रिटर्न आपको भरना है 31 दिसंबर 2022 तक. मतलब जो भी साल खत्म हुआ मार्च में, उसके बाद के दिसंबर तक एनुअल रिटर्न आपको भरना है. एनुअल रिटर्न, पूरे साल का रिटर्न भरना पड़ेगा. तो ये एनुअल रिटर्न से 72 मंथ्स आगे, 72 मंथ्स मतलब 6 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, राइट. तो देखो अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, आजकल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी चलता है. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी जिसको बोलते हैं अपन. अकाउंट शॉल बी मेंटेन एट ऑल द प्लेस ऑफ बिजनेसेस. ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम इंपॉर्टेंट, सब प्रीमाइसेस में होना चाहिए. नॉट टू बी इरेज्ड और ओवर रिटर्न, ओवर रिटर्न नहीं होना चाहिए, इरेज नहीं होना चाहिए. बुक्स एंड वॉल्यूम शॉल बी सीरियली नंबर्ड, जो बिल्स वगैरह है वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए. एडिक्वेट बैकअप, टैली का बैकअप वगैरह होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का. एंड ऑडिट ट्रेल होना चाहिए, है ना, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने मांगा. ऑडिट ट्रेल मतलब क्या, करंट ईयर का डेटा अगले साल कैरी फॉरवर्ड होना, दैट इज ट्रेल. तो बुक्स ऑफ अकाउंट वॉल्यूम प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए आपका, ट्रेल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, डिजिटल सिग्नेचर में, इरेज नहीं होना चाहिए और सीरियली नंबर होना चाहिए. तो देखो कितने महीने तक पीरियड ऑफ मेंटेनेंस. अकाउंट्स नॉट सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ अपील, अगर अपील में नहीं गए आप, नॉर्मल मैटर ये साल का नॉर्मल खत्म हो गया आपका, तो जिस साल जो साल है आपका उसका एनुअल रिटर्न देखना है 31 दिसंबर, वहां से 72 मंथ, राइट. और अगर आपका वो पर्टिकुलर ईयर आप अपील में गए हो, अपील में गए हो आप, अपील में आपका केस है, तो फिर देखो 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, मतलब वो तो वही कंडीशन है ऊपर वाली, और 1 year after the final disposal of the proceeding, whichever is later. Let's take an example. देखो तो मान के चलो ये 22, तो आपका 6 ईयर कब खत्म हुआ, मान के चलो 6 ईयर खत्म होगा 22-28 में, मतलब 31 दिसंबर 28 तक आपको लॉजिकली ये साल के रिकॉर्ड रखना चाहिए, बराबर 72 मंथ्स तक. लेकिन अब आपका केस अपील से खत्म हुआ, लेट्स से यहां पे मतलब 30 नवंबर 28 को आपका केस खत्म हुआ, अपील का डिसीजन है, अपील में डाला था आपने, यहां पे डिसीजन है. तो अब यहां से एक साल करके देखो, मतलब 30 नवंबर 2029, अब ये और ये विच एवर इज लेटर, मतलब आपको 30 नवंबर 2029 तक रिकॉर्ड मेंटेन. सिंपल ऐसा है अगर आपका मैटर अपील में है. सिंपल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये टेबल वापस एक बार पढ़ो अब भी क्या भी. ओके, देन ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. ऑडिट कब करना पड़ेगा, अगर आपका टर्नओवर, जीएसटी ऑडिट की बात कर रहे हैं, जीएसटी ऑडिट, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर चले गया, 2 करोड़ ऊपर, एग्जैक्ट 2 करोड़ है तो नहीं करना, एक्सीडिंग 2 करोड़, और ये करना पड़ता है 9C नंबर के फॉर्म में, 9C नाम का रिटर्न है, और प्रैक्टिसिंग सीए या सीएमए से ऑडिट करवाना पड़ेगा, सीए या सीएमए प्रैक्टिसिंग होना चाहिए. देखो, if the aggregate turnover of a registered person in financial year exceeds 2 crores, audit shall be done by CA or CMA and reconciliation statement 9C जिसको बोलते हैं हम, 9C reconciliation statement. The above provision shall not apply to the department of central government, state government whose books of account are audited by CAG. अगर इनका ऑडिट, जैसा कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, इनका ऑडिट अगर ऑलरेडी, या कोई ये होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, इनका ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है, सीएजी, तो इनको फिर ऑडिट ये अलग से सीए सीएमए से करवाने की जरूरत नहीं. सिंपल. 2-3 पॉइंट दिए, कुछ खास नहीं, देख लेते एक बार. ये एक सर्कुलर आया था, पुराना है, दैट द पर्सन इन्वॉल्व इन ऑक्शन अगर कोई गुड्स कर रहा है, द प्रिंसिपल और ऑक्शनियर, मतलब प्रिंसिपल जो है, शॉल डिक्लेयर द वेयर हाउस और other places as additional places of business
इन केस सच अ प्लेस आर मींट फॉर स्टोरेज ऑफ सच अ गुड्स। तो अगर कोई ऑक्शन कर रहा है गुड्स का और उसने कोई कई जगह गुड्स स्टोर करके रखे तो उसको वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल एंड ऑक्शनियर शॉल ऑल्सो मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 35 एट सच अ प्लेसेस। जो बुक्स ऑफ अकाउंट रहेंगे वो मेंटेन करना पड़ेगा। हाउएवर इट इज क्लैरिफाइड दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी मेंटेन एट अ प्रिंसिपल बिजनेस in case of difficulty faced in maintaining the books of account at an additional place of the business upon intimating the jurisdictional officer in writing। अगर कोई डिफिकल्टी है, कुछ खास नहीं डिफिकल्टी है, तो ऑफिसर को इंटीमेट कर दो कि भाई मैं बुक्स वहां पे नहीं रख सकता, मैं बुक्स मेरे रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस में रख रहा हूं, खास। इफ द गुड्स आर स्टोर्ड इन अ गोडाउन और ऑफ ट्रांसपोर्टर, अब ट्रांसपोर्टर बहुत लंबा जर्नी है, जम्मू से कन्याकुमारी तक, और कुछ कैलेमिटी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी, ट्रांसपोर्टर ने अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लिए, गोडाउन में स्टोर कर लिए, देन द ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन हैज टू बी डिक्लेयर द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बाय द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट को बताना पड़ेगा भाई ये ट्रांसपोर्टर का गोडाउन भी मेरा एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उतने पर्टिकुलर पीरियड की, राइट। अदरवाइज एक हाथ बार जीएसटी वाले पहुंच गए तो लफड़ा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर को भी पकड़ लेंगे कि भाई तेरे गुड्स है, चल भर टैक्स। अब तो ये रेसिपिएंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये मेरे गुड्स है, उसको मैं एडिशनल प्लेस डिक्लेयर करता हूं फॉर पर्टिकुलर पीरियड, है ना, थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट। The transporter having a place of business in more than one state or union territory and all such a place are registered under GST law। एक से ज्यादा स्टेट में अपने जगह प्रीमाइसेस है तो हमको रजिस्टर करना पड़ता है। एंड शैल ऑब्टेन द यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर, उनको एक यूनिक नंबर लेना पड़ेगा सभी के लिए क्योंकि उनको ईवी बिल बनाना पड़ता है। सच ए एनरोलमेंट नंबर शॉल बी यूज बाय द ट्रांसपोर्टर फॉर जनरेटिंग ईवी बिल, देखो मैंने बताया था, एंड फॉर अंडरटेकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब अगर एक से ज्यादा स्टेट में ट्रांसपोर्टर के बिजनेस है तो एक तो उसको सिंपली रजिस्ट्रेशन एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा जिसके बेसिस पे फिर वो ईवी बिल बढ़ा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर में बस इतना ध्यान में रखो आप, ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया आपको, और ये ऑडिट वाला पॉइंट, बाकी कुछ खास नहीं। एक बार ये रिकॉर्ड्स पढ़ के चले जाना, बाकी कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू।